तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेशल सेंटर से, जहां ऐसे बच्चों का इलाज होता है जो ऑटिज्म जैसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और दुनिया को थोड़े अलग तरीके से समझते हैं। तब वहां पर एक मिलिट्री ऑफिसर और उसकी वाइफ अपने छोटे से बेटे क्रिस के साथ आते हैं। क्रिस एक ऐसा बच्चा है जो शांत रहता है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। हर नए शहर और नए स्कूल में उसके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता था, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसके पापा आर्मी में हैं और उनकी ड्यूटी बार बार अलग जगहों पर लगती रहती थी। इसलिए वहाँ का डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करता है कि वो क्रिस को उनके सेंटर में एडमिट करके चले जाएं, ताकि उसे एक ऐसी जगह मिले जहाँ सब कुछ सेम हो और स्टेबल हो, जहाँ वो आराम से अपने इमोशंस को समझ सके। लेकिन क्रिस के फादर तुरंत ही मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जिंदगी आसान नहीं होती और मेरे बेटे को रियल दुनिया का सामना करना चाहिए। अगर आज उसे टफ बनने की ट्रेनिंग नहीं मिली तो कल वो गिर जाएगा। दूसरी तरफ एक छोटी सी जगह में क्रिस चुपचाप जमीन पर बैठा होता है, जहां वो एक पजल बनाते हुए धीरे धीरे सोलोमन ग्रंडी की पोएम बोर्न ऑन अ मंडे गा रहा था। उसका हर टुकड़ा सही लगता जा रहा था, लेकिन आखिर में उसका पजल का एक पीस गायब हो गया। बस वही एक मोमेंट था जिससे क्रिस का चेहरा बदल जाता है। उसके अंदर का गुस्सा और परेशानी सब कुछ बाहर आने लगी। पर तभी पास में बैठी एक छोटी लड़की उसकी प्रॉब्लम समझ जाती है और वो चुपचाप अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पजल का एक मिसिंग टुकड़ा ढूंढ कर दे देती है। पीस मिलने के बाद क्रिस एकदम शांत हो गया और उसका फेस भी रिलैक्स हो गया था। बस ये एक छोटी सी बात दिखाती है कि क्रिस के लिए सब कुछ एक ऑर्डर में होना कितना जरूरी है। अगर एक टुकड़ा भी मिसिंग हो तो उसका पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। इसी के साथ कहानी कई साल आगे चली आती है और क्रिस अब बड़ा हो चुका था और एक अकाउंटेंट बन गया था। उससे मिलने के लिए एक कपल आया होता है जो पैसे की वजह से परेशानी में था। तब क्रिस ने बहुत शांति से स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रॉब्लम समझी और साथ ही उनको सेविंग और टैक्स का सिंपल तरीका भी बताया, जिससे वो कपल इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो उसको अपने घर आने के लिए इन्वाइट करते हुए कहते हैं कि तुम चाहो तो कभी भी हमारे घर आ सकते हो। और वैसे तो कई सारे लोग वहाँ शूटिंग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। इसी दौरान यूएस ट्रेजरी के ऑफिस में एक ऑफिसर रे किंग अपनी टीम की एक लड़की मैरी बेथ को बुलाता है। मैरी एक डाटा एनालिस्ट होती है जो अपने काम में काफी माहिर थी। रे उससे पूछता है कि वो इतने सालों से काम कर रही है, लेकिन आज तक कभी उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। तब मैडी ने इस बात का जवाब देना शुरू ही करती है कि तभी रे उसकी तारीफ करते हुए उसके सामने एकदम से उसका एक पुराना सीक्रेट रिकॉर्ड रख देता है। जब वो छोटी थी तो उसने कुछ गलती की थी जो पुलिस रिकॉर्ड में नहीं छपी हुई थी। तब रे मैरी को धमकी देता है कि या तो वो उसके लिए एक सीक्रेट मिशन करे या फिर अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। उसका मिशन एक मिस्ट्री अकाउंटेंट को ढूंढना था, एक ऐसा आदमी जो डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए काम करता है और उनके पैसों का हिसाब रखता है और जरूरत पड़ने पर वो लोगों को मार भी देता है। तब रे मैरी को ये कहकर 1 महीने का टाइम देता है कि 1 महीने के अंदर उस आदमी का असली नाम पता करो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। और इसी के साथ कहानी वापस से क्रिस की लाइफ पे आती है। वो अपनी शांत जिंदगी में बिजी था, जो शाम को सिंपल डिनर बनाता और फिर रात को एक फिक्स रूटीन फॉलो करता। वो हर रात स्ट्रोब लाइट चालू करके बहुत तेज और भयानक म्यूजिक सुनता था और एक लकड़ी की रोड से अपने पैरों पर जोर जोर से मार के मसाज करता था। ये सब पेन उसके अंदर के दर्द को थोड़ा कंट्रोल करने का तरीका था। तभी उसके दिमाग में एक पेनफुल याद आती है। जब वो छोटा था तब उसकी माँ उन्हें क्रिसमस के दिन छोड़कर चली गई थी। ये सब याद करते हुए वो चुपचाप अपनी मेडिसिन लेने के बाद सो जाता है और अगली सुबह क्रिस अपने एक पुराने क्लाइंट के घर शूटिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है। वहाँ वो एक टारगेट पर गोली चला रहा था और हर एक गोली सीधा मार्क पर जाकर लग रही थी, और ये सब उसका क्लाइंट भी देख रहा था। तब वो उसकी शूटिंग की एक्यूरेसी देखकर हिल जाता है, जिसके बाद क्रिस एक स्टोर रूम में जाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल स्टोर नहीं होता। उस स्टोर के अंदर एक ट्रेलर छुपा हुआ था जो पूरे का पूरा हाईटेक सामान से भरा हुआ था। उसमें महंगी पेंटिंग्स, अलग अलग देशों की करेंसी और एक फुली रेडी सीक्रेट बेस जैसा सेटअप था। और उस ट्रेलर में इतने वेपन्स और टूल्स थे जैसे किसी सोल्जर का आर्मरी हो, क्योंकि क्रिस की जिंदगी का हर हिस्सा केयरफुली प्लान किया गया था। थोड़ी देर बाद जब वो अपने बेड पर आराम से लेटकर सो रहा होता है, तभी एक और फ्लैशबैक उसके दिमाग में घुस जाता है। इस बार हम चलते हैं उस वक्त में जब क्रिस जेल में था। जेल के उस छोटी सी सेल में उसका एक सेलमेट था, एक समझदार आदमी जिसके पास दुनिया को देखने का अनुभव था। उसने क्रिस को वो सब कुछ सिखाया जो किसी इंसान को दुनिया में सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है। लोगों से बात कैसे करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और कैसे इमोशंस को समझा जाता है। और इसी सेलमेट ने क्रिस को एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया था, एलेकेंडर वर्ल्ड से, जहाँ लोग ब्लैक मनी को लीगल बनाने के लिए अकाउंटेंट हायर किया करते थे। और अब प्रेजेंट टाइम में देखें तो क्रिस भी वही बन गया था जो उन लोगों को पैसा सफाई से घुमाता है। लेकिन कुछ ही देर में क्रिस का ये फ्लैशबैक एक फोन कॉल से टूट गया। फोन के दूसरे साइड होती है क्रिस की एक सीक्रेट बिजनेस पार्टनर, जो एक ब्रिटिश औरत है और आज तक कभी भी सामने नहीं आई। वो उसे वार्निंग देती है, अगर तुम सिर्फ क्रिमिनल क्लाइंट्स के लिए काम करते रहोगे तो लॉ तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें अब कुछ नॉर्मल और सिंपल क्लाइंट्स के लिए भी काम करना चाहिए। क्रिस थोड़ा सोचता है और थोड़ी हेजिटेशन के साथ आखिर में मान गया।
और अब अगली सुबह क्रिस मिलता है एक नए क्लाइंट से जो एक रोबोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स कंपनी के सीईओ होते हैं। वो क्रिस को बताते हैं कि उनकी इन हाउस अकाउंटेंट डैना ने कुछ दिक्कत नोटिस की है। उसे लगता है कि किसी ने कंपनी के पैसे चुराए हैं और वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि क्रिस उनके अकाउंट्स चेक करे और उनको बताए कि पैसा कहाँ जा रहा है। तब क्रिस बिना किसी डिले के हाँ कर देता है और प्रॉमिस करता है कि वो कल से उनका काम स्टार्ट कर देगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेडिना पर, जो क्रिस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पीछे लगी हुई थी। वो अपने कंप्यूटर पे बैठी होती है और एक इमेज स्कैन कर रही थी। अचानक उसे एक इमेज में अकाउंटेंट का चेहरा दिख गया। हालांकि वो थोड़ा ब्लर था लेकिन उसके लिए इनफ होता है। तब वो उस इमेज को क्रॉप करती है और फेशियल रिकॉग्निशन डिपार्टमेंट को भेज देती है, क्योंकि मेडिना को उम्मीद होती है कि अब उन्हें फाइनली उस मिस्टीरियस आदमी का नाम मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में ब्रैक्सटन नाम का डेंजरस आदमी एक बिजनेसमैन के साथ डील करने के लिए कार पार्किंग में आया था। ब्रैक्सटन का काम करने का तरीका अलग ही लेवल का होता है। वो उन बिजनेसमैन से डील करता है जो गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं। फिलहाल पार्किंग एरिया में जैसे ही एक आदमी अपनी कार में आकर बैठता है, तब ब्रैक्सटन उसके पास आने के बाद उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। ब्रैक्सटन को देखकर वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है, पर ब्रैक्सटन उससे सिर्फ इतना कहता है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि आज के बाद वो दूसरी कंपनियों के पैसे नहीं चुराएगा। उस आदमी की आंखों में डर था, लेकिन ब्रैक्सटन का काम उसे सिर्फ वार्निंग देना था। अपना मैसेज डिलीवर करने के बाद ब्रैक्सटन वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम क्रिस को देखते हैं जो रोबोटिक्स कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा था, जहां पर अब से उसको अपना आगे का काम स्टार्ट करना था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि एक लड़की टेबल पर सोई हुई थी। तब क्रिस थोड़ा ऑकवर्डली उसे जगाता है। क्रिस के उठाने पर वो लड़की तुरंत ही उठ गई और थोड़ा घबराते हुए कहती है कि वो डैना है, जिसने उस कंपनी में चल रहे फ्रॉड को नोटिस किया था। जिसके बाद डैना उससे कहती है कि अब वो दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन क्रिस तुरंत बोल देता है कि वो अकेला काम करता है और उसे अपने काम में किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होता है। जो सुनकर डैना को थोड़ा हर्ट फील हुआ और तब वो चुपचाप रूम छोड़कर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद क्रिस वापस से अपने काम में लग जाता है। इधर मेडिना को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक कॉल आया। वो कॉल होमलैंड सिक्योरिटी से था। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने इमेज को अच्छे से चेक कर लिया है और चेक करने पर उसका मैच भी मिल गया और साथ में उन्हें एक रिकॉर्डिंग भी मिल गई है, एक ऐसे इंसिडेंट की जहां अकाउंटेंट ने किसी को मारा था। रिकॉर्डिंग में एक आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो घुटने पे गिरा होता है और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन इतने में ही उस अकाउंटेंट ने उस आदमी को मार दिया। उस ऑडियो को वो लोग तब मेडिना को भेज देते हैं। इधर लंच के दौरान जब क्रिस बाहर बैठा होता है, तब डैना उसके करीब में बैठकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी से भी नॉर्मली बात करना क्रिस की रूल बुक में नहीं था। जिसके बाद वो वापस से कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर अपना काम शुरू करता है और अपना काम करते हुए वो सिर्फ व्हाइट बोर्ड तक सीमित नहीं रहता। वो विंडोज पे भी इक्वेशंस लिखने लगता है और हर जगह मैथ्स के फॉर्मूला और नंबर्स के जंगल बना देता है। और इस जंगल के बीच एक मोमेंट ऐसा आता है जब क्रिस को एक क्लू मिल गया था। दूसरी तरफ रात के वक्त मेडिना अपने घर पर उस ऑडियो को बार बार सुनती है। तभी उसे एक ऐसी चीज मिलती है जिसमें वो अकाउंटेंट मारते वक्त एक नर्सरी राइम गा रहा होता है, जो सोलोमन ग्रंडी की बोर्न ऑन मंडे होती है। ये छोटी सी डिटेल मेडिना को क्रिस के एक स्टेप और करीब ले आती है, क्योंकि ये वही राइम थी जो उसने बचपन में पजल सॉल्व करते वक्त बोली थी और वो अभी तक उसके साथ थी। अगले दिन क्रिस एक्साइटेड होकर डैना को अपने वर्क स्पेस में बुलाता है और उसे बताता है कि उसने फ्रॉड का राज ढूंढ लिया है। किसी ने कंपनी के पैसे चुपके से एक फेक कंपनी के अकाउंट में भेजने शुरू कर दिए थे, जिससे कंपनी में पैसों की बहुत बड़ी लीक चल रही थी। लेकिन उनके और ज्यादा एक्सप्लोर करने से पहले ही कॉन्फ्रेंस रूम में एक शेयर होल्डर गुस्से में अंदर आ जाती है। वो क्रिस से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और उसे अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं मिला। तब क्रिस उससे कहता है कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है और उसे थोड़ा वक्त और चाहिए, ये समझाने के लिए कि असली जिम्मेदार कौन है। उसी रात ब्रैक्सटन शहर के एक दूसरे शेयर होल्डर के घर जाता है। वो उस आदमी को फोर्स करता है कि फ्रिज से इंसुलिन निकाले और उसके सामने एक डरावनी चॉइस रखता है, या तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर खुदकुशी करे। अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है तो उसकी बीवी इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर लेगी, या फिर लड़ने की कोशिश करे, जिसका मतलब होगा कि दोनों पति पत्नी मारे जाएंगे। वो शेयर होल्डर ब्रैक्सटन को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। तब वो इंजेक्शन चूज करता है और अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। अगले दिन सुबह जब क्रिस कॉन्फ्रेंस रूम में लौट कर आता है तो वो देखता है कि सफाई कर्मचारी उसके लिखे हुए कैलकुलेशंस विंडो से मिटा रहे थे। क्रिस घबराते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि तभी कंपनी का मालिक अंदर आ गया। वो क्रिस को बताता है कि जिस शेयर होल्डर की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उस शेयर होल्डर ने गिल्ट में आकर खुदकुशी कर ली क्योंकि उसने पैसा चोरी किया था। कंपनी का मालिक क्रिस से कहता है कि अब केस बंद कर दो, जो सुनने के बाद क्रिस काफी अपसेट हो गया क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। उस रात काम से वापस आने के बाद घर पे क्रिस खुद को पनिशमेंट देता है। तेज म्यूजिक और स्ट्रोब लाइट्स ऑन करके वो अपने पैरों पे एक वुडन रोड जोर जोर से मार के दर्द महसूस कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाया था।
अगले दिन जब क्रिस घर से निकलता है तब एक कार उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन क्रिस उस पर ध्यान दिए बिना शूटिंग प्रैक्टिस के लिए सीधा क्लाइंट की प्रॉपर्टी पर पहुंच गया। जब वो शूटिंग कर रहा होता है उस दौरान उसके दिमाग में बचपन की यादें वापस आने लगी थीं। तब हम देखते हैं कि उसके फादर ने उनके लिए एक ट्रेनर रखा था जो क्रिस और उसके भाई को ब्रूटल ट्रेनिंग देता था। दोनों भाई काफी मेहनत करते थे, चोट लगती थी, खून निकलता था, पर जब ट्रेनर रुक जाता तब भी उनके फादर कहते कि कंटिन्यू करो और अपनी लिमिट तक पुश करो। वो सारी बातें याद कर ही रहा था कि तभी उसके क्लाइंट्स को दो गुंडों ने होस्टेज बना लिया। वो उसकी वाइफ को फोर्स करते हैं कि क्रिस को अंदर बुलाए, लेकिन जैसे ही एक ठग उसे गेट तक ले जाता है तभी क्रिस उसे गेट पर ही एक क्लीन शॉट में खत्म कर देता है, जो देखकर दूसरा ठग घबरा गया था। तब वो कपल को ट्रक में बैठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी क्रिस दूर से ट्रक पर गोली चला देता है, जिससे ट्रक वहीं पर रुक गया। जिसके बाद वो ठग को गाड़ी से बाहर निकालने के बाद अपनी बेल्ट से उसका गला दबाते हुए पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है और उसने उसको मारने के लिए क्यों भेजा है। वो ठग क्रिस से कहता है कि उसे नहीं पता उसका बॉस कौन है, उसे बस तुम्हें और डैना को मार देने का ऑर्डर मिला था। तब क्रिस उस ठग का गला दबाकर वहीं पर उसे खत्म कर देता है और तुरंत ही डैना के घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही क्रिस डैना के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचा उसने एक आदमी को देखा जो डैना के पीछे पीछे लिफ्ट में जा रहा होता है। क्रिस छुपकर बिल्डिंग में घुस गया और स्टेयर्स से जाने का रास्ता अपनाता है ताकि किसी को पता न चले। वहीं डैना अपने फ्लैट में पहुंच चुकी थी। तब ये दो डिलीवरी गाइस एक पैकेज लेकर उसके दरवाजे पे आते हैं, लेकिन ये नॉर्मल डिलीवरी वाले नहीं होते और वो जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर डैना पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तब डैना हिम्मत दिखाते हुए उसके सर पर स्टोव का जाल मारकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। इतने में ही क्रिस सही टाइम पर वहां पहुंच गया था और उसने उन दोनों डिलीवरी गाइस को मार दिया था। जिसके बाद वो डैना से कहता है कि अब उन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। उस सब के बीच ब्रैक्सटन, जो क्रिस और डैना को मारने के लिए गुंडों को भेज रहा था, उसके पास न्यूज पहुंचती है कि उसके आदमियों को अकाउंटेंट ने मार दिया है। इधर क्रिस डैना को अपने ट्रेलर तक ले आया था और उसे बाहर वेट करने को कहकर खुद रेडी होने के लिए चला गया, लेकिन ट्रेलर को देखकर डैना क्यूरियस हो गई थी, इसलिए वो अंदर आ जाती है और अंदर जाने पर तो उसके होश उड़ गए। वो देखती है कि ट्रेलर के अंदर काफी सारा कैश, गन्स और अलग अलग कंट्रीज का वैल्यूएबल सामान रखा था। तब डैना क्रिस से पूछती है कि इतना सब कुछ तुम्हारे पास कहां से आया, लेकिन क्रिस ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता और उससे सिर्फ छोटी छोटी बातें करता है। इस बीच मेडिना, जो क्रिस के केस पे काम कर रही थी, उसे उस ऑडियो फाइल के एनालिसिस का एक अपडेट मिलता है। एक्सपर्ट्स उसे बताते हैं कि जिसका वो पीछा कर रही है वो आदमी शायद बचपन में किसी ट्रॉमा से गुजरा था या उसे कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके चलते वो स्ट्रेस में नर्सरी राइम्स बोलता है। और अपने काम को ईमानदारी से करते हुए मेडिना IRS ऑफिस जाती है, जहाँ जाने पर वो अकाउंटेंट के अलग अलग नाम को उन लोगों के साथ क्रॉस चेक करने लगती है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ क्रिस और डैना एक फैंसी होटल में कुछ दिन छुपकर रहने का डिसाइड करते हैं। तब वहाँ पर डैना क्रिस से क्लियरली पूछती है कि तुम इतनी अच्छी फाइट कैसे कर लेते हो। उसकी बात का जवाब देते हुए क्रिस फाइनली उसे बताता है कि उसके फादर मिलिट्री में थे और उन्होंने उसे बचपन में बुली करने वाले बच्चों से और खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए ट्रेन किया था। तब क्रिस उसे अपने ऑटिज्म के बारे में भी बताता है कि कैसे उसके लिए दूसरों से कनेक्ट करना मुश्किल होता है। वो दोनों बातें करते करते इमोशनल हो जाते हैं और जब डैना क्रिस को किस करने की कोशिश करती है तब क्रिस पीछे हट गया और उसी मोमेंट में उसके दिमाग में एक बड़ी बात आती है। उसे समझ आता है कि रोबोटिक्स वाले केस में पैसा सिर्फ चोरी नहीं हो रहा था, बल्कि वो लोग पैसा निकाल रहे थे और फिर उसे री इन्वेस्ट कर रहे थे और उससे वो और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। जिसके बाद क्रिस सारे प्रूफ्स को चेक करने के बाद एक छोटी सी गली में ब्रैक्सटन का पीछा करने लगा। उसे शक होता है कि ब्रैक्सटन कुछ छुपा रहा है और तब ब्रैक्सटन भी समझ गया था कि कोई उसके पीछे है और वो बिना सोचे समझे गोली चला देता है। हालांकि क्रिस एकदम शांत रहता है और बिना डरे उसका पीछा करता रहता है। उसका पीछा करते हुए वो एक होटल के रूम तक पहुंच गया। रूम के अंदर जाने पर वो देखता है कि एक औरत को, जो कि शेयर होल्डर थी, उसे गोली मार दी गई थी। उसी वक्त मेडिना अपने एक कलीग के साथ IRS के डॉक्यूमेंट्स छान रही होती है। उस दौरान उसे पता चलता है कि अकाउंटेंट कौन है और वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस था, जिसका पूरा नाम क्रिश्चियन वॉल्फ होता है। साथ ही उसको पता चलता है कि क्रिस एक छोटी अकाउंटिंग कंपनी में काम करता है और कुछ कैश वाले बिजनेस भी चला रहा होता है और इन बिजनेस की आड़ में वो अपना असली पैसा छुपा रहा था। पर सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि क्रिस अपना ज्यादातर पैसा उन ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करता है जो ऑटिज्म और ब्रेन के रिसर्च पे काम करती हैं। अकाउंटेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मेडिना काफी इमोशनल हो गई और तुरंत ही किंग को फोन करके उसके पास चली जाती है।
दूसरी तरफ कुछ देर बाद क्रिस होटल लौटता है, जहाँ जाने पर वो देखता है कि डेना सोफे पर सो रही थी। उसे देखकर क्रिस को अपना बचपन याद आया, जब उसके फादर उसे और उसके छोटे भाई को स्कूल के बदमाश बच्चों से लड़ने के लिए बोलते थे। ये याद क्रिस के दिल को छू जाती है। उस वक्त क्रिस समझ जाता है कि अब सब कुछ बहुत खतरनाक हो चुका है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि डेना को सेफ रखने के लिए उसे छोड़ना होगा। तब एक नोट लिखकर उसके पास रख देता है और चुपचाप अपना सामान उठाकर बिना कुछ कहे होटल से चला जाता है। उधर किंग और मेडिना क्रिस के घर पर रेड मारते हैं। घर के अंदर जाने पर उन्हें कुछ वेपन्स मिलते हैं और एक सुपर एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम भी। क्रिस का घर देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा था। दूसरी तरफ ब्रैक्सटन को एक नई ड्यूटी मिलती है, जिसमें उसे रोबोटिक्स कंपनी के ओनर के घर में सिक्योरिटी कैमरास लगाने थे। कंपनी के ओनर को डर था कि क्रिस उसके पीछे आ सकता है। इधर इन्वेस्टिगेशन के बाद किंग और मेडिना वहीं घर में रुक गए थे और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तब किंग मेडिना से पूछता है कि क्या तुम एक बार भी अरेस्ट हुई हो, और अगर हुई भी हो तो क्यों हुई। तब मेडिना आंखों में आंसू लिए बताती है कि उसने एक ड्रग डीलर को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन को ड्रग्स बेच रहा था और उसे आज तक इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं। जिसके बाद किंग अपनी कहानी बताता है कैसे उसने सालों तक क्रिस जैसे आदमी को ढूंढने की कोशिश की, और जब एक बार क्रिस ने एक होटल में किसी को मार दिया था तब उसकी ऑडियो वायरल हो गई थी, और तब किंग भी वहीं था। लेकिन उस वक्त क्रिस ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था और पूछा था क्या तुम एक अच्छे फादर हो, और जवाब में किंग ने हाँ बोल दिया था, इसलिए क्रिस ने उसकी जान बख्श दी थी। तब किंग समझ गया था कि क्रिस कोई बुरा आदमी नहीं है, बस जिंदगी ने उसे कुछ ज्यादा ही दर्द दिया है। और कहीं ना कहीं एक बार गन पॉइंट पर आने के बाद किंग ने फैसला कर लिया था कि अब वो इस जॉब से इस्तीफा दे देगा। लेकिन तभी एक ब्रिटिश औरत ने उसे फोन करके एक बड़ी लीगल डील के बारे में बताया, और तब से वो औरत उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेंट बन गई थी, और फिर उसने वापस से जॉब ना छोड़ने का फैसला किया। साथ ही वो उसे बताता है कि कैसे उसने क्रिस के सेलमेट का इंटरव्यू लिया था, कैसे उसने क्रिमिनल्स को मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा कमाने का तरीका बताया था, और जब वो जेल से छूटा तो कुछ लोगों ने उसे जान से मार दिया, और ये वही लोग थे जो पहले उसके साथ काम किया करते थे। और जब क्रिस को अपने सेलमेट की हत्या के बारे में पता चला तो उसके अंदर उन लोगों से बदला लेने का गुस्सा भर गया। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जब क्रिस अपने फादर के साथ अपनी माँ का फ्यूनरल अटेंड करने गया था तो वहाँ का नजारा कुछ अलग ही था। उसकी माँ के प्रेजेंट हस्बैंड ने उन्हें वहां से बाहर भेजने का ऑर्डर दे दिया था। तब क्रिस गुस्से में आकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ने लगा, और अचानक फायरिंग में उसके फादर की भी मौत हो गई थी। तब मेडिना उससे पूछती है कि ये सारी बातें उसे क्यों बता रहा है। इस पर किंग उससे कहता है कि मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उस औरत के सारे फोन कॉल्स तुम उठाओगी। और थोड़ी देर में क्रिस के घर की लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। मेडिना ने जब फोन उठाया तो दूसरी साइड पे वही ब्रिटिश औरत थी। उसने मेडिना को रोबोटिक्स कंपनी के ओनर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताया था। इधर क्रिस उस ओनर के घर जाने के लिए रेडी हो गया था, और दूसरी तरफ ब्रैक्सटन पहले से ही अलर्ट होता है और क्रिस को रोकने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को भेज देता है। पर क्रिस एक एक करके सबको मारते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था, और आखिर में सिर्फ एक आदमी को जिंदा छोड़ता है ताकि उसे पूरे घर का मैप समझ सके। और इधर ब्रैक्सटन कैमरे से सब देख रहा था। तभी उसके कान में एक आवाज पड़ती है एक पुरानी राइम की, जो क्रिस बचपन में गाया करता था। उस मोमेंट पे ब्रैक्सटन समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई क्रिस है, जो जानने के बाद वो तुरंत ही अपने लोगों को रुकने के लिए कहता है, और फिर खुद ही क्रिस के सामने आ जाता है। और फिलहाल वो बहुत गुस्से में था और चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि वो इतने साल से कहाँ था, और वो अपनी माँ के फ्यूनरल में बिना बताए कैसे चला गया था, और यहाँ तक कि वो उनके फादर की मौत का भी जिम्मेदार है। जिस पर क्रिस उससे कुछ भी नहीं कहता और बस चुपचाप मार खाता रहता है। और जब ब्रैक्सटन का गुस्सा शांत नहीं होता तब क्रिस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसे एक बार गन पॉइंट पे रोकता है, जिसके बाद दोनों आराम से बैठकर बात करते हैं और साथ ही अपने अपने पुराने दर्द साझा करने लगते हैं। कुछ देर बाद धीरे धीरे दोनों भाई अपने रिश्ते को ठीक कर लेते हैं। तभी बीच में कंपनी का मालिक अंदर आता है और गुस्से में ब्रैक्सटन से कहता है कि तुमने अभी तक क्रिस को क्यों नहीं मारा। तब क्रिस कबाब में हड्डी बने उस कंपनी ओनर को बिना कुछ सोचे गोली मार देता है, और काम खत्म हो जाने के बाद क्रिस ब्रैक्सटन से कहता है कि 1 हफ्ते बाद मिलते हैं और तभी आराम से बात करेंगे। खैर इसी के साथ कहानी एक और इमोशनल मोड़ लेती है। एक माँ बाप अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ एक न्यूरो साइंस सेंटर जाते हैं। उनका छोटा बेटा एक रूम में चला गया और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम ऑस्टिन था, और ये वही लड़की होती है जिसने बचपन में क्रिस को पजल सॉल्व करने में हेल्प की थी। तब सेंटर का हेड उन्हें बताता है कि ऑस्टिन बोल नहीं सकती लेकिन एक लैपटॉप से बात कर सकती है। जब वो कुछ टाइप करती है तब उसकी आवाज लैपटॉप से निकलती है, और तब जाकर हमें पता चलता है कि ये किसी और की आवाज नहीं बल्कि ब्रिटिश वुमेन की ही आवाज थी जिसने क्रिस को इतने सालों तक मदद दी थी।
दूसरी तरफ डैना अपने घर में सफाई कर रही होती है, तभी उसके पास एक पार्सल आता है। उसे खोलने पर वो देखती है कि उसमें एक पेंटिंग है, लेकिन जब वो पेंटिंग के ऊपर का लेयर हटाती है तो नीचे से एक और असली प्राइसलेस पेंटिंग निकलती है, वही जो उसने क्रिस के ट्रेलर में देखी थी। तब मेडिना एक प्यारी सी मुस्कान के साथ समझ जाती है कि वो क्रिस को अभी भी याद है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।